नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। सरदार पटेल की 150वीं जयंती आज। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दी श्रद्धांजलि, एकता की दिलाई शपथ, भव्य परेड भी देखा। साथ ही बोले, पटेल चाहते थे पूरा कश्मीर हमारा हो, पर नेहरू ने बांटा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, आरएसएस पर लगे बैन, आरएसएस की विचारधारा जहर जैसी, देश की समस्याओं की जड़ बीजेपी आरएसएस। खड़गे के बयान पर जबरदस्त बवाल। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए का घोषणा पत्र जारी, महिलाओं को लखपति दीदी और 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा, पंचामृत गारंटी समेत कई मुफ्त लाभ का भी वादा। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम को नहीं मिली जमानत, इंतजार और बढ़ा, अब 3 नवंबर को होगी सुनवाई। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बुडापेस्ट में होने वाली बैठक रद्द, अब नहीं होगी मुलाकात। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर होनी थी चर्चा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राष्ट्रीय एकता दिवस की। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 150वीं जयंती है। सरदार पटेल की जयंती को 2014 से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत हुई, जिसको लेकर आज अलग अलग राज्यों में एकता दिवस भी मनाया गया। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास खास कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में भी शामिल हुए। साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को एकता की शपथ भी दिलाई। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि सरदार पटेल पूरे कश्मीर को भारत में मिलाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा नहीं होने दिया, कश्मीर को अलग संविधान से बांट दिया। कांग्रेस की गलती की आग में देश दशकों तक जलता रहा। मोदी ने आगे कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया। कांग्रेस ने धार्मिक आधार पर वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने समाज को विभाजित किया और ब्रिटिश एजेंडे को आगे बढ़ाया। सर, आज पीएम मोदी तो गुजरात पहुंचे, लेकिन कांग्रेस को भी आईना दिखा दिया। देखिए, कांग्रेस इस देश के लिए अभिशाप बनती जा रही थी और जो सरकारें कांग्रेस की रही उसकी हकीकत इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया गया, क्योंकि बार बार कहा जाता है जो जीतता है वही इतिहास का निर्माण करवाता है, और अपने फायदे की चीजें कांग्रेस हमेशा रखी रही। इसीलिए इतने सालों तक सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी इग्नोर करती रही कांग्रेस की सरकारें आई, लेकिन भारत रत्न तक देने की जहमत कांग्रेस से नहीं उठाई, जो कि आज कांग्रेस ही, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के कारण आज कांग्रेस की तरफ से सरदार पटेल को महान राजनेता, भारतीय एकता के प्रतीक, ये राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि पूरे देश को एकता में पिरोने वाले सरदार पटेल को ये उनके पुण्यतिथि पर, उनके जन्म दिवस पर, हर जगह पर ये उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अर्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन अपने इतिहास को नहीं देखते। प्रधानमंत्री मोदी उन इतिहास से परिचय करवा रहे हैं और इसीलिए चिढ़ कांग्रेस में गांधी परिवार के अंदर है, और सबसे ज्यादा गांधी परिवार को यह दिख रहा है कि जैसे जैसे इतिहास के पन्नों को कुरेदा जाएगा वैसे वैसे हमारे पूरे परिवार की हकीकत सामने आएगी। और इसलिए जवाहरलाल नेहरू हो या श्रीमती इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो या फिर सोनिया गांधी का कार्यकाल हो, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी लेकिन सुपर पीएम तो थी, उन्हीं का कार्यकाल कहा जाएगा, और अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हो। इन सब का एजेंडा एक ही रहा है, भले ही ये भारत राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्ति की बात करे, लेकिन हमेशा से ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का जहां जहां केंद्र रहा, उनके किसी न किसी इनडायरेक्ट सपोर्ट में वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण इन लोगों ने किया, और इसलिए कश्मीर की बात उठती है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे कश्मीर की एकता की बात हो रही थी, ये तो उन्होंने कश्मीर में 2 संविधान की बात की। अभी तो इस बात को वो उठा ही नहीं रहे हैं कि पीओके भी नेहरू के देन है, और इसलिए अभी जो स्थितियां हैं भारत में, जिसके ऊपर सवाल ये राहुल गांधी उठाते हैं, चाहे गालवान संघर्ष की बात हो, चीन और भारत के बीच एलएसी की बात हो या कश्मीर की बात हो, ये सारे बॉर्डर डिस्प्यूट
वो कांग्रेसी सरकारों के दी हुई है, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रयास कर रहे हैं। तो बताना तो पड़ेगा कि जिस भारत को हम लोग अपने खून से सींचना चाहते थे, उसे तुमने बर्बाद कर दिया, बिखेर दिया। अब उसको एकजुट करने की कोशिश है, तो उसको कांग्रेस को उसका आईना दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कांग्रेस की आलोचना को लेकर पीएम मोदी पर पलटवार भी किया। खड़गे ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा देना चाहिए। खड़गे ने कहा कि यह मेरा विचार है और मैं खुलकर बोलूंगा कि आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए। अगर पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों का सम्मान करते हैं तो ऐसा करें। देश में बीजेपी आरएसएस के कारण कानून व्यवस्था की दिक्कतें हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि देश में कानून व्यवस्था से जुड़ी ज्यादातर गड़बड़ियों के लिए आरएसएस और बीजेपी ही जिम्मेदार है। सर, कांग्रेस पार्टी को आरएसएस से इतनी दिक्कत क्यों है? कई बड़े नेताओं का बयान आया, अब खड़गे कह रहे हैं कि आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए। देखिए, ये लोग डायरेक्टली ये बात कहने से हिचक रहे हैं जी। अगर आरएसएस पर बैन लगा देना चाहिए तो सरकारें तो आपकी ही रही है। आपकी सरकारें लंबे समय तक रही। 1947 के बाद अभी 2025 हो गया। इतने दिनों में गैर कांग्रेसी सरकारें कितनी रही? अगर बीपी सिंह या चंद्रशेखर के साथ तो कांग्रेस की सहमति ही थी, गठबंधन की सरकार थी। लेकिन उससे पहले भी अगर सरकारें रही, चाहे चौधरी चरण सिंह की हो, मुरारजी देसाई की हो, इन अटल बिहारी वाजपेयी के समय की इन 15 सालों को छोड़ दे और इधर 2014 से 2025 तक छोड़ दे तो सरकारें तो इनकी रही। 40 साल से ज्यादा सरकारें रही। उस समय आपने प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया आरएसएस पर? क्योंकि ये आपकी हैसियत से बाहर है। आरएसएस कोई संगठन नहीं है, बल्कि एक विचार है और उस विचार के आधार पर लोग बचपन से राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करते हैं। हम करें राष्ट्र आराधन की धारणा ही इनकी है कि हम राष्ट्र की आराधना करते हैं। इसलिए अब ये डायरेक्ट नहीं बोलने के बाद ये सीधे वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं कि वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था। तुमने इतिहास को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि असली इतिहास बताना जरूरी हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएसएस को समर्थन करते थे। उन्होंने बार बार जवाहरलाल नेहरू के साथ, वो जो सरदार पटेल के लेटर्स हैं उन सब में साफ तौर पर जिक्र है कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों के बीच विवाद हुआ आरएसएस को लेकर। और सरदार पटेल बार बार ये कहते थे कि आरएसएस की नीयत पर शक नहीं की जा सकती। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू अड़े हुए थे कि नहीं, इसके खिलाफ आप एक्शन लो, इसके खिलाफ एक्शन लो। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये दोनों के बीच जब विवाद होगा तो बार बार जो सरदार पटेल ने आरएसएस की बात की है, उससे मुलाकात की है, उनके नेताओं को अपने साथ बिठाया, इसका मतलब ही था कि उनकी धारणाएं अलग थी, जवाहरलाल नेहरू की धारणा अलग थी। और वो धारणा इस बात के लिए थी कि आरएसएस और कांग्रेस के बीच एक पॉलिटिकल प्रतिस्पर्धा थी। आरएसएस का मतलब है कि उस समय जनसंघ का दौर था, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं जनसंघ पार्टी हुआ करती थी। जनसंघ के लिए आरएसएस का एक बैकअप था, जिसके कैडर जनसंघ के लिए वोट करते थे। और जवाहरलाल नेहरू को भविष्य दिख रहा था कि आरएसएस और जनसंघ ये दोनों मिलकर पॉलिटिकल स्थिति ऐसी पैदा कर देगी कि भविष्य में कभी एक समय आएगा जब कांग्रेस साफ हो जाएगा। आज कांग्रेस साफ है, इसीलिए वो किसी तरह से आरएसएस को दबाना चाहते थे। और आज इन लोगों की वही स्थिति है। आज कांग्रेस के नेता बोलता है कि अगर संघ न हो, आरएसएस न हो, तो भारतीय जनता पार्टी एक राज्य में भी चुनाव न जीत पाए। ये इसकी अवधारणा है, सोच है। तो इसीलिए ये चाहता है कि आरएसएस को दबा दें, आरएसएस को हम बर्बाद कर दें, उस पर प्रतिबंध लगा दें। लेकिन इनकी हैसियत से बाहर की चीज है। सरकारें इनकी भी कुछ राज्यों में है, उन राज्यों में ही आरएसएस पर प्रतिबंध लगाकर दिखा दे, तब पता चलेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे या गांधी परिवार के इस चमचे की औकात क्या है। जी, अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन का प्रचार तेजी से जारी है। तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में डटे हैं। इसी बीच आज विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार समेत एनडीए के सभी सीनियर नेताओं की उपस्थिति में इसे जारी किया गया। एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में जनता से 25 बड़े संकल्प किए हैं। मैनिफेस्टो में महिलाओं, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं, किसानों पर खास फोकस किया गया है। साथ ही गरीबों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। एनडीए ने गरीबों को ध्यान में रखते हुए पंचामृत गारंटी की घोषणा की है। एनडीए ने पंचामृत गारंटी के तहत 5 गारंटियां दी हैं जो सिर्फ गरीबों के लिए लागू की जाएगी। जिन 5 गारंटियों की एनडीए बात कर रही है उसमें मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, 50 लाख पक्के मकान और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है। साथ ही 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य, बिहार में सड़कों का जाल बढ़ाने का दावा, 5 साल में 7 एक्सप्रेसवे, किसानों को हर फसल पर एमएसपी की गारंटी, 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा। साथ ही दरभंगा और पूर्णिया में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गरीब परिवार के लोगों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा, साथ ही कई बड़े बड़े वादे किए गए हैं। सर, इसके पहले हमने देखा महागठबंधन में तेजस्वी का प्रण, अब एनडीए का संकल्प पत्र सामने आए, कैसे एक दूसरे से अलग है ये दोनों संकल्प पत्र? देखिए, तेजस्वी का प्रण जो दिखाया गया वो प्रण लुभावने वादों पर आधारित थे, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहा, तेजस्वी यादव भी सरकार में रह चुका है, डिप्टी सीएम रह चुका है, नीतीश कुमार के साथ ही रह चुका है। तो उसको ये पता होना चाहिए कि बिहार का बजट कैसा है, रेवेन्यू का मॉडल कैसा है और हम आगे क्या कर सकते हैं। जैसे 1 करोड़ नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने की और भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए के जो घोषणा पत्र है उसमें नौकरी के साथ साथ रोजगार की बात की। मतलब 1 करोड़ नौकरी नहीं, 1 करोड़ रोजगार प्लस नौकरी, यानी कि कुछ लोगों को नौकरी मिलेगी सरकार में और कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। ये आंकड़ा मिलाकर 1 करोड़ होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए, रोजगार के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, ईबीसी, ओबीसी, दलित, महादलित के लिए और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। तो एनडीए ने एक ऐसे वादे किए हैं जो लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि ये वादे पूरे किए जाने योग्य हैं। और महागठबंधन की ओर से जो वादे किए गए हैं उस पर शक पहले से हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी कहा, राहुल गांधी ने कहा खटाखट स्कीम चलाएंगे, 2500 रुपया महिलाओं के खाते में जाएंगे। जहां भाई सरकारें बनी है 2500 रुपया किसी सरकार में दिया नहीं गया। आप बोल रहे हो नौकरी दे देंगे, सरकारी नौकरी इतने बड़े लेवल पर आप क्रिएट कहां कर पाओगे, जबकि अभी स्थिति बदल चुकी है, सरकारी नौकरी पर डिपेंडेंसी लोगों की बदल चुकी है। तो इसलिए एनडीए ने जो एक एक वर्ग को लेकर, चाहे किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाया जाना, 6,000 से 9,000 किया जाना, क्योंकि महिलाओं को जब 10-10 हजार रुपया मिले थे तो कई जगह ये चर्चाएं हो रही थी और कुछ लोगों को ये उम्मीद थी, इस बार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जहां जहां हम लोगों ने देखा ये किसान छोटे स्तर पर थे, उनको उम्मीद थी कि अगली बार जब पीएम मोदी का चुनाव होगा, यानी कि लोकसभा चुनाव होगा, तो किसान सम्मान निधि बढ़ेगा। लेकिन ये तो अभी ही बढ़ गया, 6,000 से 9,000 हो गया। तो इसलिए जिस तरीके से हर वर्ग को बताने के लिए, समझाने के लिए और उनको कुछ न कुछ देने के लिए ये घोषणा पत्र लाई गई है, उससे लगता है कि ये तेजस्वी का प्रण ऐसे ही खत्म हो गया, पहले ही टूट गया और एनडीए ने घोषणा पत्र में भी उसी तरह बाजी मार ली जैसे चुनाव प्रचार में मार रही। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के मामले में आरोपी सर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर समेत कई लोग जेल में बंद हैं। इनकी जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका पर सुनवाई 3 नवंबर तक के लिए टाल दिया है। हालांकि इसके पहले आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया। इसमें पुलिस की तरफ से कहा गया कि 2020 के दिल्ली दंगे कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थे, बल्कि केंद्र में सत्ता परिवर्तन करने की साजिश के तहत किए गए थे। इसका मकसद देश को कमजोर करना था। पुलिस का कहना है कि साजिश के तहत देश भर में हिंसा फैलाने की कोशिश हुई थी। सर, लगातार सुनवाई चल रही है, अब 3 तारीख को अगली सुनवाई होगी, क्या उम्मीद जताई जाए, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा तो है नहीं। हाँ, ये मानवाधिकार के नाम पर, मानवीयता के नाम पर, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका के नाम पर देश के विरोधियों को, देशद्रोहियों को भी जमानत दे देता है। तो इसलिए इस बात के लिए अभी नहीं कहा जा सकता कि ये जमानत मिलेगी कि नहीं। लेकिन जो आरोप दिल्ली पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से है, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह समझना चाहिए कि ये सर्जिल इमाम या उमर खालिद,
ये दोनों ने जो उस समय कॉन्स्पिरेसी की थी, इन सारे लोगों ने मिलकर 2020 में ये दंगा भड़काने का मकसद केवल दिल्ली को अस्थिर करना नहीं था, बल्कि देश की छवि को खराब करना था। ये पूरे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में है, क्योंकि उस समय 2020 में डोनाल्ड ट्रंप तत्कालीन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनका भारत दौरा था और इन लोगों ने जितने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया कि देखो ट्रंप आने वाले हैं। उस समय इंटरनेशनल मीडिया दिल्ली में केंद्रित होगी, पूरी दुनिया की निगाह दिल्ली पर होगी और अगर दिल्ली में सीएए के खिलाफ जो प्रदर्शन पूरे देश में चल रहे हैं, जिसका जिक्र नहीं किया जा रहा, जिसको मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रोपगेट करना है, तो इसके लिए ये माकूल समय है, सही समय है। इस समय भड़काओ दंगा और पूरी प्लानिंग की गई और उस प्लानिंग में देखिए ये उमर खालिद दिल्ली छोड़कर भाग गया। उस समय ये मोडस ऑपरेंडी इन लोगों का है कि दिल्ली छोड़कर चला गया, वहीं से ऑपरेट कर रहा है व्हाट्सएप से, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ है। और वैसे लोगों को जो ट्रायल में, ये दिल्ली पुलिस ने भी कहा है कि ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहा, ये जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि इन लोगों ने हमेशा बेल के लिए इस पूरे प्रक्रिया में ट्रायल के समय कोर्ट को गुमराह किया। ऐसा नहीं है कि हम इसके बेल के विरोध की बात सिर्फ कर रहे हैं। अगर अभी सुनवाई हो जाए, फैसला हो जाए, इसको 15 साल की सजा हो जाए तो फिर बेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इन लोगों ने यही मकसद बनाया कि हमारे खिलाफ एविडेंस तो है, तो मामले को ज्यादा टालो और उस बीच सुप्रीम कोर्ट तक बेल के लिए पहुंचो। और इसलिए अभी अगर इसको जमानत मिलती है तो इसका मतलब है कि ये अपने मकसद में आगे कामयाबी के लिए फिर से ये एसआईआर और जो एनआरसी की बात चल रही है उसमें भी ऐसे ही दंगे भड़काने की कोशिश करेगा। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ा बदलाव सामने आया है। अगले महीने बुडापेस्ट में होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच उच्च स्तरीय बैठक को अब रद्द कर दिया गया है। यह बैठक यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच एक अहम कड़ी मानी जा रही थी, लेकिन अब इस मुलाकात के रद्द होने से शांति प्रयासों पर गहरा असर भी पड़ सकता है। सर, आखिर क्यों ट्रंप और पुतिन की मुलाकात रद्द हो गई? देखिए, ट्रंप ऐसा व्यक्तित्व है जिसके साथ बातचीत करना ये पुतिन को लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है, इस पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी रही थी, पहले से फॉरेन पॉलिसी थी, उसको पूरी तरह से बदल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से डोलड्रम में रहता है, कंफ्यूज रहता है। वो देखता है कि अगर चीन के साथ बातचीत हो रही है तो एक काम करते हैं, उससे पहले थोड़ा भारत के साथ बेहतर संबंध बना लेते हैं, चीन दबाव में आ जाए। अगर पुतिन के साथ बातचीत होनी है तो उस समय भारत को कुछ और छूट दे देते हैं ताकि पुतिन और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर हो जाए। लेकिन ये छोटे छोटे चीजों से भारत और अमेरिका के संबंध पटरी पर नहीं आएंगे। जैसे अभी शी जिनपिंग के साथ इसने 10% टैरिफ कम किए और इधर भारत के लिए क्या किया, वो जो चाबहार पोर्ट है वहां 6 महीने के लिए सैंक्शन हटा दिया, प्रतिबंध हटा दिया कि भारत उसके वहां से व्यापार कर सकता है। उसके साथ भारत के साथ 10 साल के लिए डिफेंस डील बढ़ा दिया कि नहीं, डिफेंस डील होगी और हम दोनों एशिया पैसिफिक क्षेत्र में हर सूचना का आदान प्रदान करेंगे। भारत के साथ भी अच्छे अच्छे संबंध चाहिए। और उधर भारत को इसलिए ये पेनाल्टी लगा रहा है टैरिफ के तौर पर कि आप रूस से तेल खरीद रहे हो। तो ये जो दोहरे चरित्र हैं अमेरिका के, इसीलिए पुतिन भी जो अभी बातचीत होनी थी उसके लिए 3 डिमांड रखा कि रीजनल स्टेबिलिटी चाहिए, यूक्रेन आगे नाटो का मेंबर नहीं होगा और हमारे सहयोगियों के खिलाफ जो अमेरिका की कार्रवाई है उस पर आगे रोक लगो। उसके बाद हम शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे। और जैसे ही ये राजनयिक नोट अमेरिका पहुंचा, अमेरिका बौखला गया। फिर दोनों के बीच आगे बातचीत बंद हो गई तो बुडापेस्ट में बैठक कैंसिल हो गई। अब ऐसे ही संघर्ष चलेगा, जितना दिन ट्रंप चाहेगा उतना दिन संघर्ष चलेगा, जब तक कि अमेरिका घुटने न टेक दे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।